फिर आपका हर साल बढ़ते जा रहा है, लास्ट ईयर 17 लाख करोड़, इस बार 18 लाख करोड़। तो उससे मन में हताशा होती है। बात समझे ना आप? इधर जो बोझा बढ़ा होता है, ये जो बोझा बढ़ा रहे हैं, इससे मन में नहीं लगता कि कोई पॉलिसी पर, और दूसरी जो पुरानी पॉलिसी बना स्मार्ट सिटी, अमुक सिटी, सब तो ड्रॉप करते जाते हैं। तो आने वाले दिन में भी अभी स्कीम पे बना रहे हैं, उसको ड्रॉप करेंगे कि नहीं, क्या मन में? तो हमको तो हर चीज़ अवेलेबल है, हम तो बहुत सुखी है बाबा। अब बात आओ, बांग्लादेश हमारे ऊपर डिपेंड है, श्रीलंका बहुत हालत ख़राब है, उसको रोज़ाना मदद पहुंचा रहे हैं, अफगानिस्तान भूखा मर रहा है, उसको रोज़ हम सामान पहुंचा रहे हैं। आज हम बहुत अपर हैंड है, बहुत बड़े ऊंची लेवल पे बैठे हुए हम लोग। तो ये सारे जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े हमारे दिमाग में नहीं घुसते हैं। हम लोग बहुत साउंड हैं और हमारी को इकोनॉमी बहुत तगड़ी है और हम कई देशों की मदद करने की पोजीशन में हम आ चुके हैं। क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों के सामने, दर्शकों के सामने प्रस्तुत हुए हैं बजट 2023-24 के ऊपर चर्चा करने के लिए। और मेरे साथ अभी बहुत बड़ी दमदार पैनल है, यहाँ उपस्थित है क्रांति उड़ीसा न्यूज ऑडिटोरियम में। मैं सबसे पहले परिचय कराऊंगा, संक्षिप्त परिचय। सबसे बाईं तरफ मेरे बैठे हैं दीपक जी काजड़िया, जो उड़ीसा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनके बाजू में बैठे हैं रमन जी बागड़िया, समाज सेवी हैं एवं कटक मारवाड़ी समाज के मुख्य सलाहकार हैं। उनके दाहिनी तरफ बैठे हैं प्रहलाद जी खंडेलवाल, उड़ीसा भाजपा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष हैं। और मेरे बाईं तरफ बैठे हैं उद्योगपति और कॉलमनिस्ट, हमारे क्रांति उड़ीसा में भी देखते हैं, विभिन्न अखबारों में देखते हैं, इनकी लेखनी भी बहुत लोकप्रिय है, श्याम सुंदर जी पोदार। ये हमारे आज के पैनल में 4 जन पैनलिस्ट हैं। अब हम आरंभ करने जा रहे हैं बजट के ऊपर चर्चा। मैं हूं नंद किशोर जोशी, एग्जीक्यूटिव एडिटर क्रांति उड़ीसा वेब टीवी। सबसे पहले मैं दीपक जी काजड़िया जी से ही अनुरोध करता हूं, वे कृपया बोले, बजट आपको कैसा लगा? बजट अब की बार 2023 में जो बजट सरकार ने अनाउंस किया है, फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि 2024 में इलेक्शन दमदार होने जा रहा है। बजट उसी दिशा में कदम। अब मैं रमन जी बागड़िया से पूछ रहा हूँ, बजट आपको कैसा लगा? धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि फिर एक बार निर्मला सीतारमण जी ने बजट में कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए, विशेषकर गरीब परिवारों के लिए मनरेगा में जो खर्च होना चाहिए था, उसमें कटौती कर बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। पता नहीं कैसे इलेक्शन ईयर में ऐसा हुआ है, ये पता चलेगा धीरे धीरे, उनके जब फाइन प्रिंट्स आएंगे। लेकिन एक बहुत ही मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से एक गलत कदम हुआ है। आदरणीय प्रहलाद जी खंडेलवाल, बताइए आपको कैसा लगा यह बजट? जैसा जितना बजट मैंने समझा, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा बैलेंस बजट है और इसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को इन्होंने संतुष्ट किया है। और मेरे हिसाब से ये इलेक्शन बजट बोले इसको तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये इलेक्शन बजट है और अगर इलेक्शन नहीं होता तो शायद इतना जो इन्होंने खुले दिल से बांटा है शायद नहीं बांटते। उद्योगपति श्याम सुंदर जी पोदार से भी मेरा अनुरोध है, लेकिन भी अपना विचार रखें। देखिए, इसको बजट बोलना मेरे हिसाब से ये दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। जो प्रस्तुत किया गया उससे मन में बहुत निराशा हुई है। उसके अलावा मैं आगे भी बोलने जा रहा हूँ, 9 साल इन्होंने बजट दिया है, तो उसका भी मैंने, इनका लास्ट बजट है, तो उसका भी मैंने जब थोड़ा अध्ययन किया
मन में और भी माने खराब लगा। तो आने वाले समय में आपको क्या खराब लगा आपको बताऊँ। चारों पैनलिस्ट से हमने राय मांगी, प्रारंभिक राय। इन्होंने अपनी राय व्यक्त की। अब मैं पुनः दीपक जी काजड़िया जी के पास जाऊंगा और उनसे इनके बारे में, चूँकि ये एमएसएमई सेक्टर में ही है, पिछले 40-50 साल से इनका खानदानी एमएसएमई सेक्टर में है और ये अभी एमएसएमई सेक्टर की ओसिया में प्रेसिडेंट भी हैं। इसलिए वो बजट पे क्या इनको अच्छा लगा वो थोड़ा हमको समझाएं। मैं फोकस करूंगा एमएसएमई के ऊपर में। सरकार ने एक स्कीम अनाउंस करी है इस बजट में जो मुझे काफी प्रेरणा मिली, जिससे वह है विवाद से विश्वास। विवाद से विश्वास के तहत कोविड के समय में काफी एमएसएमई जिन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिया था और किसी कोविड के कारण से और उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट नहीं कर सके, तो उनका काफी धन इस कारण फंसा हुआ है। इन शेप ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट है, किसी का ईएमडी फंसा हुआ है। तो सरकार ने 95% तक उसको रिलीज करने की घोषणा इस बजट में करी, जो कि उन छोटे छोटे उद्योगों को सहायता मिलेगी जो कोविड के कारण अपना धंधा नहीं कर सकते और वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट में फंस गए। दूसरा प्रावधान जो सरकार ने किया, जो हम लोग हर समय सरकार को बोलते हैं कि हमें टाइमली पेमेंट मिले, हम लोगों ने बिल डिस्काउंटिंग बैंक के लिए सरकार से पिछले साल से हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, किंतु सरकार ने वो बैंक नहीं बना करके उसकी जगह और एक प्रावधान, आप लोगों को सबको मालूम होगा कि 45 दिन के अंदर में एमएसएमई का पेमेंट मिल जाना चाहिए बाय एनी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स अगेंस्ट देयर सप्लाई, किंतु वो नहीं होता है। उसके लिए भी सरकार ने 2 प्रावधान रखे हैं, एक एमएससीएफसी है, एक ट्रेड्स है। मैं उसके विषय में नहीं आ रहा हूँ, किंतु इस बजट में सरकार ने कहा कि जो भी एमएसएमई से माल लेता है और 45 दिन के अंदर में अगर वो पैसा नहीं देता है, तो जब वो पैसा देगा तभी वो खर्चा बुक कर सकता है, तब तक वो अपने बुक्स में उस खर्चे को शो नहीं कर सकता। ये एक तो रीज़न है कि हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी जल्दी हमारा पेमेंट रिलीज हो जाएगा। रही बात एमएसएमई के बैंकिंग की, तो बैंकिंग में देखा गया है कि ऋण मिलने में छोटे छोटे उद्योगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि वो कोलैटरल जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। इन एब्सेंस ऑफ कोलैटरल उनको लोन नहीं मिलता है सही समय पर, बैंक बहुत दौड़ाता है उद्यमियों को। तो सरकार ने एक तो CGTMSE एक तो फंड बनाया है कॉर्पस, इस साल उसमें 9,000 करोड़ रुपए उसमें जोड़ा है। ये टोटल कॉर्पस अभी 2 लाख करोड़ रुपए का हो गया, यानी कि कोई भी एमएसएमई बैंक से बिना कोलैटरल के इस स्कीम के तहत लोन ले सकता है। वहाँ पे एक चीज़ है कि एक फीस है CGTMSE की, जो कि 2% से 3% बैंक टू बैंक वैरी करता है, किंतु अब की बार सरकार ने अनाउंस किया है कि शायद वो उसमें 1% क्या रियायत देंगे, तो यानी कि कॉस्ट ऑफ फंड वुड बी 1% चीपर फॉर एमएसएमई। ये एक तो बहुत अच्छी सोच है सरकार की। और आईसी स्कीम एक पुरानी स्कीम है, उसको वापस इस बजट में क्यों इन्होंने फोकस दिया है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी स्कीम है आईसी स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जिसमें अपने देश के छोटे छोटे लघु उद्योगों को, अणु और सूक्ष्म उद्योगों को सरकार अपने खर्चे पर और विदेश घुमाती है। घुमाती इन द सेंस कि वहाँ पे जितने भी एग्जीबिशन, सेमिनार, ट्रेड फेयर, कॉन्फ्रेंस वगैरह होते हैं, तो यहाँ वहाँ जा करके और एक्सपोजर विजिट इसको बोला जाता है। तो आदमी एक यूनिट अगर चाहे तो वहाँ पे जाके बहुत कुछ टेक्नोलॉजी लेके आ सकता है, B2B डिस्कशंस होते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए सरकार का प्रोत्साहन इस बजट में। तो मेरे हिसाब से कुछ पुराने कुछ नए वादों के साथ सरकार ने एमएसएमई में अपनी पैठ बनाने की चेष्टा करी है, किंतु फिर भी मैं कहूँगा बहुत कुछ होना बाकी है। एमएसएमई को ये छोटे छोटे जो थे उसमें कुछ और जोड़ना वो फायदेमंद नहीं रहेगा। एमएसएमई के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। जो CGST स्कीम की जो आप बोले अभी, तो पहले भी ये स्कीम थी गवर्नमेंट की,
पहले स्कीम थी, पहले कांग्रेस के जमाने में भी थी। नहीं, ये स्कीम जब आई उसमें इन्होंने ये स्कीम कांग्रेस के जमाने से थी, किंतु इन्होंने पैसा फंडिंग उसमें बहुत ज्यादा किया सीजीटीवी से, और इन्होंने फंडिंग बढ़ाया। हाँ, इसमें क्या है, ये तो क्रेडिट गारंटी है, ये खाली सरकार गारंटी देता है, सरकार पैसे नहीं देता है, बैंकों को गारंटी देता है कि आप अगर सूक्ष्म और लघु उद्योगों को अगर आप पैसा देते हैं और अगर आपका पैसा अगर एनपी हो जाता तो हम गारंटी है आपको पैसा मिल जाएगा। सो दिस इज ओनली अ गारंटी। ये नहीं है कि सरकार ने 2 लाख रुपए बैंकों को दे दिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, बट इट इज जस्ट अ गारंटी फॉर सेफ लोन टू एमएसएमई। ये तो बात ठीक है, लेकिन आप तो चूंकि ओसिया के प्रेसिडेंट भी हैं, एमएसएमई सेक्टर के अंदर में ओसिया सबसे पुरानी संस्था है, आपको शायद जानकारी है या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन बैंक वालों को गवर्नमेंट की गारंटी होने के बावजूद भी बैंक वाले एंटरप्रेन्योर से एमएसएमई से नहीं मानते नहीं, और गारंटी मांगते हैं और कोलेटरल सिक्योरिटी भी मांगते हैं। ये आपको जानकारी में है या नहीं? मैं आपको बता दूं कि ओसिया एक तो आरबीआई का यहाँ पे जो एम्पावर्ड कमेटी है उसका एक मेंबर है। हम लोगों ने ये बात हर बार, क्योंकि वहाँ पे आरबीआई में जब मीटिंग होती है 3 महीने में एक बार, तो वहाँ पे हर बैंकर जो है उड़ीसा के उनके चीफ्स आते हैं एंड उस कमेटी का चेयरमैन एमएसएमई सेक्रेटरी होता है। तो हम लोग वहाँ पे इस चीज़ को उठाते हैं कि कोई भी बैंक बहुत आसानी से इस स्कीम के तहत लोगों को लोन देना नहीं चाहता। वो ये बोलता है कि आप प्राइमरी सिक्योरिटी हमें दे दीजिए, आप कोलैटरल दे दीजिए, उसके बाद में अगर आदमी जबरदस्ती करता है तो उसको ये स्कीम के तहत वो लोग जोड़ते हैं। जबकि ये सेफ स्कीम है, इस स्कीम में बैंक के मैनेजर के ऊपर में कोई समस्या नहीं है, किंतु फिर भी एक तो माइंडसेट है वो देना नहीं चाहते। इसके लिए हम लोग सरकार को बार बार बोलते हैं, बैंकों को बोलते हैं, आरबीआई को बोलते हैं। आरबीआई को डेटा कुछ चाहिए आपके माध्यम से, और हम भी हर समय चेष्टारत हैं कि हमें डेटा मिले, किसको कौन सी यूनिट को बैंक सीजीटीएमएस में कवरेज नहीं दे रहा है। अगर हमारे पास में अगर उसका अगर कोई लेखा जोखा होगा तो डेफिनेटली हम लोग उस बैंक से बात करके उसको सीजीटीएमएस में कवरेज दिलाएंगे। ये हम उससे की तरफ से आपको। मनरेगा स्कीम के बारे में रमन भाई ने बोला कि उसमें इस बार कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कटौती की है, उसके ऊपर थोड़ा हमें विस्तार से बताइए। ऐसा है, सरकार जब डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट होती है और हमारे जैसे देश में जब 150 करोड़ के करीब लोग रहते हैं, और ये भी जब सरकारी आंकड़े कुछ बताते हैं कि देश की 90% से ज़्यादा जनता आज भी सालाना, जो कि इनकम टैक्स की सरकार के जो डाटा है वो भी बताते हैं, 2.5 लाख रुपये कम से गुजारा करती है। 90% जनता ऐसी है जिसकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपये सालाना से कम है। ऐसे हालात में खुद सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना और इसमें कोरोना के बाद में गांव में जो जॉब है, जिसके अंतर्गत सरकार ने एक मनरेगा स्कीम लगाई थी आज से बहुत साल पहले से, कि उसमें मिनिमम 100 दिन की गारंटेड जॉब जो है सरकार मुहैया कराती है जो लोगों को, ताकि कम से कम वो खेती बाड़ी से जो पैसा आता है उसके बाद ये पैसे से वो चला सके। रेगुलर होते हुए भी सरकार 2 साल की इतनी ज़्यादा कोरोना की बीमारी के बाद भी सरकार ने इस बार उसका पैसा कमाया है। इससे पता चलता है कि सरकार गरीबों के प्रति उतनी शायद जागरूक नहीं है जितने कि आप ज़्यादा पैसे वालों की बात करें। तो अब एक छोटा सा उदाहरण इस बजट में आपने देखा होगा, जिन व्यक्तियों की सालाना इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है उन लोगों के इनकम टैक्स में उन्होंने कमी की है। एक व्यक्ति जो 5 करोड़ से ज़्यादा इनकम कर रहा है वो पहले जितना टैक्स देता था, इस साल जब नया टैक्स रेजिम शुरू होगा 20 लाख रुपया साल में कम टैक्स देगा। 20 लाख रुपया एक व्यक्ति, तो इतना बड़ा एक गैप है। और जबकि यहाँ पर जो बजट है जिसमें गरीब लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलता था 365 दिन में, उसमें पिछले साल सिर्फ 48 दिन लोगों को रोजगार कर पाए। तो ऐसी बहुत सारी ये सोशल सेक्टर की बातें हैं। हम लोग चूँकि सोशल सेक्टर से आते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जानने की सरकार जो देश में कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए क्या कर रही है।
स्वास्थ्य की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात पर भारत सरकार की आयुष्मान योजना है, उस योजना में उन्होंने कहा 10 करोड़ लोगों को हमने बेनिफिट पहुंचाने की बात की है। लेकिन आप देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकारी हॉस्पिटलों की हालत क्या है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप स्वास्थ्य का बजट क्यों नहीं बढ़ाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सके, उनमें डॉक्टर आ सकें, उनमें जो मेडिकल दूसरे जो चीज़ें हैं आ सकें, उनके जो स्वास्थ्य कर्मचारी उनको अपॉइंटमेंट किया सके, नर्सों को और फार्मासिस्ट को, तो लोग वहाँ पर सस्ते में इलाज कर पाएंगे। आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है करने की। तो ये सब बजट बढ़ाने से होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो चाहिए हमको यूएन कन्वेंशन के हिसाब से कि जीडीपी का आपका पूरे बजट का इतना हिस्सा होना चाहिए, तो नहीं हो पा रहा है, बहुत बड़ी कमी है। जो स्वास्थ्य के बजट की आप बात बोले, पहले किसी जमाने में हमारे देश में केवल एक एम्स हुआ करती थी दिल्ली में। उसके बाद जो पहले एम्स जो बाहर दिल्ली के बाहर निकली, वो जो टॉप 10 एम्स में एक भुवनेश्वर भी स्थापित हुई वाजपेयी जी के जमाने में, उसका फाउंडेशन स्टोन लगा। और अभी इसमें अभी 50 से ऊपर के शायद एम्स, नए एम्स बनेंगे, ऐसी घोषणा अभी हो चुकी है। इसके अलावा जो मेडिकल कॉलेज की आपने बात कही थी, मेडिकल कॉलेज भी 110 या 111 की शायद घोषणा हुई है। और उनके साथ में ही, मेडिकल कॉलेज के साथ में ये जो स्टाफ नर्सिंग कॉलेज भी होंगे उसी कैंपस में या आजू बाजू में। अर्थात इससे मालूम होता है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी बहुत सचेतन है आज के दिन। अब मैं आ रहा हूँ प्रधान जी खंडेलवाल जी के पास। इन्होंने बोला कि बैलेंस्ड बजट है और इलेक्शन बजट है, तो ये बैलेंस्ड बजट और इलेक्शन बजट कैसे क्या है आपके हिसाब से, हमें बताइए। जैसा कि हम कल से चारों तरफ से जो प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं उनको सुन रहे हैं, तमाम एनालिस्ट हैं, तमाम व्यापारिक संस्था हैं, वो अपने अपने सब व्यू दे रहे हैं। और थोड़ा बहुत जो हमने भी समझा है तो उससे ये लगा है कि बजट अच्छा है और इसको एक बहुत बड़ी संख्या में संस्थाएं इसको पसंद कर रही हैं। तो अगर जो चीज़ को हमारे बुद्धिजीवी और हमारी संस्थाएं, हमारी व्यापारिक संस्थाएं, हमारी इंडस्ट्री संस्थाएं पसंद कर रही हैं, तो समझते हैं कि सबके कैलकुलेशन हुए होंगे, कैलकुलेशन में उसमें कहीं ना कहीं वो अच्छा बजट है। दूसरा, मैं व्यापारिक बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं व्यापारी ही हूँ और BUBM भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन। तो इस बजट में मेरा कहने का व्यापारी की मैं तो थोड़ी सी इसमें बोलना चाहूँगा कि जब ये GST लागू हुआ था देश में, तब ये कहा कि बहुत ज़्यादा सरल टेस्ट लगेगा, लेकिन हम हमेशा ये देखते आ रहे हैं कि भाई हम सरल हमको हो और व्यापारी को कम से कम पेपर वर्क करना पड़े, कम से कम फॉर्म भरने पड़े। लेकिन हमेशा देख रहे हैं कि नए नए फॉर्म, नए नए सेक्शन उसमें लागू हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जा रहा है। और इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो एम्प्लॉयमेंट का है, इनकी कहीं ना कहीं सोच ये है कि हर संस्था एक अकाउंटेंट को कंपलसरी रखे, क्योंकि जितना कॉम्प्लिकेटेड ये GST है, कोई भी मालिक अपने आप नहीं कर पाएगा, उसको एक अकाउंटेंट रखना ही पड़ेगा। तो अभी जैसा मैं अपना समझ रहा हूँ, यहाँ पर अपने कटक भुवनेश्वर में अकाउंटेंटों की भारी शॉर्टेज है। अभी GST का काम करने के लिए हमको अकाउंटेंट नहीं मिल रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा यहाँ पे एक स्कोप मिला है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ गवर्नमेंट की ये पीछे की सोच है कि आप बिजनेस करते हैं तो कुछ लोगों को रोज़गार दें, ये एक चीज़ हो गई। दूसरा, ये इसके विषय में भी सरकार को फ्यूचर में चिंतन करना चाहिए कि GST कैसे और सरल हो। GST का टोटल कंट्रोल सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है मास्टर कंप्यूटर में। आपका कहाँ से माल कहाँ जा रहा है, कहाँ मूवमेंट हो रहा है, कहाँ बिक रहा है, टोटल उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। जब आपने सिस्टम में डाल दिया है तो जो भी आप फॉल्ट है सिस्टम में पकड़िए। आप लोगों को परेशान, रास्ते में गाड़ी ना रोकें, लोगों को कोई तरह का और ये परेशानी ना हो, माल कोई रास्ते में सीज ना करें, आप सिस्टम में पकड़िए। क्यों? सिस्टम आपने इतना मजबूत कर लिया है तो आपको अपने सिस्टम पे भरोसा होना चाहिए।
अगर आप पे आपको सिस्टम का भरोसा नहीं है तो उस सिस्टम को और ठीक कीजिए, कहाँ गलती आपकी आ रही है। तो अभी आप देखें, रेगुलर आपको देखने को मिलता है, पेपर में भी देखने को मिलता है कि भाई ये टैक्स का इतना लोगों ने गलत बिल बना के फ्रॉड कर दिया, तो वो कहीं डोर टू डोर सर्च नहीं कर रहे, सिस्टम में पकड़ लेते हैं। तो ये अपने को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट यूज कर रही है, अपने को बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हम सच्चे व्यापारी हैं और सब व्यापारी को कहते हैं सच्चे ही रहिए, क्योंकि ये टैक्स का जो रीजन हो गया है बहुत बड़ा हो गया है, अभी 1.5 लाख करोड़ से ऊपर पार कर गया है। तो एक बहुत बड़ा अपने को इनकम का साधन गवर्नमेंट को इस जीएसटी से मिल रहा है, और देश में चार तरफ विकास भी देख रहे हैं कि विकास भी बहुत हो रहा है। एक ज़माने में बोलते थे, राजीव गांधी ने अपने मुंह से बोला है कि मेरे यहाँ से दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 10 पैसा नीचे जाता है, 90 पैसा रास्ते में ही ख़त्म हो जाता है, भ्रष्टाचार में चला जाता है। आज मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में कि वहाँ से अगर 1 रुपया निकल रहा है तो मेरे ख्याल से 10-20 पैसा ही रास्ते में घिसता होगा, 80% पैसा काम में लगा। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं सारी व्यापारियों से भी अनुरोध करूँगा कि टैक्स के मामले में गवर्नमेंट को सहयोग करें। जीएसटी रहा, इनकम टैक्स रहा, जितना भी आप देंगे आपकी सुविधा में काम आएगा। रोडें सड़कें बन रही हैं, ये हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, तमाम सुविधाएं दे रहे हैं। एक गरीब वर्ग को इतना ये लोग हेल्प कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। गरीब गरीब रहेगा, भूखा मरेगा तो वो हम लोग को अशांति करेगा, हम लोग को व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। तो गरीब को भी पेट भरना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की मॉरल ड्यूटी है। अगर उसने जन्म लिया है तो उसको चुका देने का काम भी गवर्नमेंट का है। या तो रोज़गार दे, रोज़गार नहीं है तो उनको खाने की व्यवस्था करा दे, ऐसा है। तो मैं इस बजट से बहुत संतुष्ट हूँ और इसके फेवर में हूँ। बाकी व्यापारी हिसाब से देख रहा हूँ, व्यापारी को इसमें खास कोई इसमें बजट में कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, अब मैं श्याम सुंदर जी के पास आ रहा हूँ। बजट में इनको निराशा हुई है, किस बात को लेकर निराशा हुई, क्या बताइए। आज देखिए हमारे देश में 3-4 चीज़ का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है कि हमारी विश्व व्यवस्था में 5 नंबर इकोनॉमी में पहुंच गए। हमारे यहाँ 2 करोड़ अकाउंट था इनकम टैक्स में, वो 7 करोड़ पहुंच गया। इसका बहुत ढिंडोरा पीटा जाता है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट का अचीवमेंट बोला जाता है। 1914 में जब ये सरकार मोदी जी की आई, 2014, इन्होंने जो पहला बजट दिया वो टोटल 12 लाख करोड़ का। उस समय टोटल 3 लाख करोड़ बाजार से लिया गया और 9 लाख करोड़ गवर्नमेंट की आमदनी थी। आज हमारा बजट जो है ये बोलते हैं 45 लाख करोड़ का हो गया। हमारी आमदनी 9 लाख करोड़ से बढ़ के 27 लाख करोड़ पे पहुंच गई और हमारा जो कर्जा है 15 लाख वो 50 लाख करोड़ से 50,000 करोड़ से बढ़ के 170 लाख करोड़ पहुंच गया। जिस समय हम 3 लाख साल में ब्याज क्या बाबत देते थे इस कर्जा पर, आज हमको 11 लाख करोड़ देना पड़ता है। मतलब आपने 8 लाख करोड़ का हर साल ब्याज बढ़ा दिया। आप बोलते हैं हमने कोरोना में इतना किया, तो आपने क्या किया? 9.5% जीडीपी का आपने लोन ले लिया और आज में जो पहले 3% से ऊपर जीडीपी ये नहीं जाता था कि ये डिफिसिट अकाउंट, वो आज अभी भी 5.5-6% है। 6.4। समझे कि नहीं? तो इसकी तरफ जो आज कभी देखता हूँ पाकिस्तान को 50% अपनी आमदनी का कर्जे में चुकाना पड़ता है, तो हमारी आमदनी जो टोटल बचा आमदनी का तो 40%, और यदि जो हमारी आमदनी 27 लाख करोड़ की है जो पहुंचा दिया इन्होंने, और हमारा जो टोटल बजट यदि लोन लेके करते हैं उसका 25% हमको कर्जा चुकाने में देना पड़ रहा है, खाली ब्याज। तो आज इससे मन में बहुत हताशा होती है। सेकंड बात, आज लीजिए किसानों को फैसिलिटी मिलती थी
कि इक्विपमेंट खरीदते थे उनको सेल टैक्स माफ मिलता था, सेल टैक्स कंसेशन मिलता था। आपने जीएसटी लगा दिया, अब किसानों को कंसेशन नहीं मिलता है। हम किसानों के बारे में सोचते हैं, आइए आप, जैसे हम आज आपके पास 1.5 करोड़ अकाउंट है जो टैक्स पे में करते हैं, तो 5.5 करोड़ अकाउंट आपने बढ़ा के इनकम टैक्स का बर्डन ही तो बढ़ा है प्रोसेसिंग करने का। कौन सा आमदनी बढ़ा दिया? और ये जो आमदनी का, ये गवर्नमेंट की जो आमदनी 9 लाख करोड़ से 27 लाख करोड़ पहुंची, ये तो 1.5 करोड़ आदमी हमारी बोझा है ना। तो इस सब चीज़ों से दिल में बहुत हताशा होती है। और ये बोलते हैं फिर इसमें आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आज खुद प्रेडिक्शन वर्ल्ड बैंक करता है कि 2040 तक हम 3rd इकोनॉमी बन जाएंगे, चाहे उसमें राजीव गांधी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, चाहे मोदी जी ने रहे। तो इसमें इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? लास्ट ईयर, आज सोचिए बजट, आपने लास्ट ईयर बोला कि पब्लिक सेक्टर को हम बेचेंगे, इन्होंने, भाई साहब ने बोला कि हम ये इलेक्शन बजट भी है, इस बार आपने उसको उड़ा दिया। ये सब खाली एक्सपेरिमेंटल बजट दे रहे हैं, यार ये ग्रीन एनर्जी हो जाएगा गांव में, कह रहे यहाँ तो स्टार्टअप हुआ ही नहीं, गांव का आदमी कहाँ स्टार्ट, आपने ये क्या बोला, स्किल के अकाउंट में जितना पैसा है सब तो बर्बाद किया। आज इस बजट में क्यों नहीं बोलते हैं स्मार्ट सिटी? तो आज आपके लिए खाली एक्सपेरिमेंट करने के लिए रहेगा, उधर आप कर्जा जो बढ़ा रहे हैं इस पर कोई बोलने वाला ही नहीं। और जो डिबेट्स में जो आते हैं तो ना तो पॉलिटिकल पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कोई ढंग की बात बोल पाते हैं, वो 2-4 अपनी बात बोल के ख़त्म करते हैं। और जो दूसरे व्यापारिक संगठन से आते हैं बड़े बड़े, वो राज्य गवर्नमेंट को खुश करने के लिए बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों से मन में हमको ये कि इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस करके दिखाया। लास्ट ईयर में आया था, इस बजट की बहुत बड़ाई किया था। तो इस बार जो देखा मैंने 9 साल का आकलन, क्या आपने 50,000 करोड़ का जो लोन था गवर्नमेंट के ऊपर, उसको 1 से 70 लाख करोड़ पहुँचा, 1,70,00,000 करोड़ पहुँचा दिया। तो यही दिशा रहेगी। और आज के दिन आपकी आमदनी का 40% तो आप खाली इंटरेस्ट में दे देते हैं। बोलिए, तो आप जो बोलो कि 10,000 करोड़ हम दे दिए उसमें, तो आपने 18,000 करोड़ का, तो 18 लाख करोड़ का तो इस बार लोन लिया है। इस सब चीजों को देख के आदमी को मन में हताशा होता है। मेरी जानकारी में, हाँ आप आगे बोलिए फिर। तो आज जैसे आज लीजिए ना किसानों का भी, जैसे अब किसानों का भी, जिनका भी जो कंसेशन था ये धीरे धीरे उठते ही जा रहा है। जैसे भाई साहब ने कहा जीएसटी के लिए, आज जीएसटी के लिए बोला था कि आपको कोई ये नहीं आतंकित नहीं होना पड़ेगा। कई स्टेटों में मैंने देखा, झारखंड में देखा, उत्तर प्रदेश में देखा, जीएसटी के अधिकारी सर्वे करने पहुंच गए। कोई सरकार का कोई कंट्रोल है? इसलिए बोल के मन में, अब मैंने जो आज लोन की अमाउंट है बहुत बड़ी हो गई है। बहुत, ये नहीं, हर साल तो आप 20 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ उठा रहे हैं। इंटरेस्ट का पैसा सिर्फ उसी में और दूसरा आदमी को आपने क्या किया, दूसरा आदमी जो सेविंग्स में पैसा डालता था उसका क्लॉज को उठा दिया कि इकोनॉमी बने तो 4 लाख 3 लाख रुपया जो सेविंग्स में देता था बाजार में खर्चा कर। बहुत अच्छी बात आपने कही। अर्थशास्त्र के ऊपर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, इससे यही मालूम होता है। मेरी भी जानकारी में एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, 1 बार या 2 बार उन्होंने लोन रिपेमेंट किया था वर्ल्ड बैंक को, IMF को। उसके बाद से जितनी भी सरकारें आई हैं पिछले 20, 25, 22 सालों में, मेरे ख्याल से किसी भी सरकार ने लोन रिपेमेंट की बात की नहीं की, किया भी नहीं लोन। नहीं, एक बात बताओ, सुनिए, एक इन्होंने हमारे 3% एक्साइज ड्यूटी लगता था पेट्रोलियम पे, उसको 32% पे पहुंचा दिया। बोला क्या कि इन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपया का कर्जा हम पे छोड़ा था, और तुम तो 28 लाख करोड़ उठा के निकल गए उसमें से। तो कोई उनसे हिसाब पूछने वाले ढंग के आदमी नहीं है। बता दीजिए मेरे को। आज एक बात बताइए, दिल्ली बॉम्बे का रास्ता बना हुआ है, एक तो एग्जाम्पल पूछता हूँ, एक तो आदमी अपना मनमाफी एक्सपेरिमेंट करेगा लाइफ में, समझे कि दिल्ली बॉम्बे का एक रास्ता बना हुआ है, ठीक, उसमें 24 घंटा टाइम लगता है। आपने एक नया रास्ता बनाने के लिए गडकरी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कर्जा ले लिया,
16 लाख। और वो 12 घंटा में पहुंचेगा कि नहीं कौन जानता है। खाली 150 किलोमीटर का तो फर्क हुआ है, इधर 150 किलोमीटर में कितना 2 घंटा का फर्क पड़ेगा। तो आज हिसाब में खाली एक्सपेरिमेंट चल रहा है पूरा देश में। लोगों के पास बोले ना, आज एक बात बताइए, ग्रीन एनर्जी, कभी वो एनर्जी, कभी इथेनॉल, कभी आपको एक जहाज चलाएंगे 200 आदमी का कैपेसिटी नहीं है, समझे कि नहीं। उससे बोले हमारी इकोनॉमी सुधर जाएगा। हाँ, और एक बात जो आप स्मार्ट सिटी की बात भी बोले, ये भी मुझे अब याद आया। पहले जब मोदी सरकार आई थी 10 में, उस समय स्मार्ट सिटी की बड़ी चर्चा थी। और वेंकैया नायडू जी उस समय शहरी विकास मंत्री थे और इंडिया के फर्स्ट स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर को डिक्लेयर किए थे। आज भुवनेश्वर जहाँ था 10 साल पहले, आज भी वहीं पर है। स्मार्टनेस तो कुछ दिखा नहीं। और स्मार्ट सिटी का नाम भी अब कोई भी सरकार, ना तो उड़ीसा सरकार ना भारत सरकार स्मार्ट सिटी का नाम एक्सपेरिमेंट है। मुझे बोलना एक्सपेरिमेंट किया, फिर फेल कर दिया, फिर बात ही मत करो। देखो, जैसे उजाला योजना की बात करते हैं सरकार, कभी कभी आप मान कीजिए कि 9 करोड़ फैमिली को दिया है, निश्चित तौर पर सिलेंडर उन्होंने दिया है, लेकिन आपने देखा नहीं कि साल भर में 1 से ज़्यादा सिलेंडर सिर्फ 10% लोगों ने भर्ती करवाया। नहीं, एक पॉइंट और बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी सरकार का जो एग्जीक्यूशन पावर है, आपने इस बार बोलते हैं हम बहुत बड़ा काम करेंगे, 60,000 करोड़ से 78,000 करोड़ पे हाउसिंग का हम करते देंगे। बजट आ रहा है। लास्ट ईयर 80 लाख हाउस बनने वाला था और आपने बनाया 38 लाख। 42 लाख तो पहले का ही बैकलॉग है, तो आपके पास कैपेसिटी का एग्जीक्यूट करने का। अब ये पैसा कहाँ जाता है? आप एजुकेशन के लिए अलॉट करते हैं, वो पैसा पूरा खर्चा नहीं होता। हॉस्पिटल के लिए जो अलॉट करते हैं, स्वास्थ्य, वो खर्चा ही नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं। अब मैं आ रहा हूँ चर्चा के ऊपर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। चर्चा के समापन पर हम लोग बढ़ रहे हैं, कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहिए। एज ए दीपक काजड़िया जी, आप बताएंगे 1-2 मिनट तक। पहली बात फिर मैं कहूँगा, सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने के लिए प्रावधान रखा है इस बजट में। शायद उससे आशा है कि जॉब जनरेशन काफ़ी होगा, एमएसएमई काफ़ी डेवलप करेगी, इंडस्ट्रियाँ आएंगी, यह पहली बात। दूसरी बात, एमएसएमई को जो अपेक्षाएं हैं वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। जैसा श्याम सुंदर जी ने कहा, एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस देश में। उन्होंने पहले एक समय था जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लोग बोलते थे एसएसआई सेक्टर, उसके बाद उन्होंने सर्विस को जोड़ के एमएसएमई बना दिया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों मिला के एमएसएमई हो गया। उसके बाद में उन्होंने हर क्षेत्र को एमएसएमई में जोड़ दिया है, कोऑपरेटिव से लेके एसएचजी से लेकर के होलसेल ट्रेड एंड रिटेल सबको एमएसएमई में ले लिया है। तो हम लोग अपनी एसोसिएशन की तरफ से सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं और बार बार लिख रहे हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाइए, अलग डेटा पेश कीजिए, तो आपको सही मायने में देश आत्मनिर्भर हुआ कि नहीं हुआ, किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो सरकार को मालूम है। रमन जी बागड़िया, आप बताइए। मेरा मानना है, अगर ओवरऑल बात की जाए, रेटिंग की बात हम करें, 10 पॉइंट में से अगर इन बजट को कुछ पॉइंट देना होगा तो मैं इसे 6 पॉइंट दूंगा। मेरा मानना है, सिर्फ एक नहीं, अनेक बातें हैं, जैसे उधर श्याम सुंदर भाई जी ने कही, दीपक भाई ने भी कही, भाई साहब ने भी कही है। सबका एक ही मूल अगर आप पकड़ें तो चाहे जीएसटी हो या सरकार लोन बढ़ाने की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजट नहीं खर्च करने की, जितना खर्च अलॉटमेंट होता है, जो उदार जी ने कहा उतना खर्चा नहीं। पिछले साल के भी 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी तक बचे हुए खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में और अन्य सब हेड में बचे हुए। तो ये जो चीज़ें हैं, आप अगर अनुमान लगाएंगे, चाहे एग्जीक्यूशन की बात हो या हम फंड अवेलेबिलिटी की बात हो, हम जो देखते हैं सरकार जो बोलती है उतना कर नहीं सकती है और जिसके कारण ये समस्या आ रही है। और मुझे लगता है इस बजट में भी वही समस्या आएगी। वादे बहुत हैं लेकिन एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन उतने तौर पर हो नहीं रहे। इसलिए मेरी तरफ से तो ये है कि ये बजट में मैं 10 से 6 पॉइंट ही देना चाहूँगा। 60% दिए आप मार्क्स। प्रसाद जी, मेरे हिसाब से तो बजट बहुत अच्छा है, वित्त मंत्री बहुत अच्छी हैं, इन्होंने अब तक जितने बजट पेश किए हैं बहुत ही हमारे राष्ट्र के
सोच के हिसाब से किए हैं, देश के लोगों की भलाई के हिसाब से किए हैं। और आपको ध्यान हो, पिछली कुछ गवर्नमेंटों के अंदर में देश की ये हालत हो गई थी कि देश अपना सोना जाके गिरवी रखा था। चाहे चंद्रशेखर की सरकार में शायद हुआ था और भी हुआ था, तो वो भी आप याद कीजिए। चंद्रशेखर जी के टाइम में ही हुआ था। हाँ, चंद्रशेखर। और आप अब याद कीजिए, आज हम इस पोजीशन के अंदर में हमें बड़ा घमंड होता है, बड़ा प्राउड होता है हमारी सरकार पे। आज पाकिस्तान हमारे बगल में है, दोनों एक साथ आज़ाद हुए थे, भूखा मर रहा है वहाँ के आलू के दाम, टमाटर के दाम, सब्जियों के दाम, गेहूं के दाम, चावल के दाम सुनो, पसीना छूट जाता है। आटा नहीं मिल रहा, आटा नहीं मिल रहा है। तो हमको तो हर चीज़ अवेलेबल है, हम तो बहुत सुखी है बाबा। ये अब बात आओ, बांग्लादेश हमारे ऊपर डिपेंड है, श्रीलंका बहुत हालत ख़राब है, उसको रोज़ाना मदद पहुंचा रहे हैं। अफगानिस्तान भूखा मर रहा है, उसको रोज़ हम सामान पहुंचा रहे हैं। आज हम बहुत अपर हैंड है, बहुत बड़े ऊंची लेवल पे बैठे हुए हम लोग। तो ये सारे जो आप आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े हमारे दिमाग में नहीं घुसते हैं। हम लोग बहुत साउंड हैं और हमारी इकोनॉमी बहुत तगड़ी है और हम कई देशों की मदद करने की पोजीशन में हम आ चुके हैं। और आज पूरे संसार में हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमारे मोदी जी, जो राष्ट्र के सर्वोपरि हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पूरे बड़ के लीडर लोहा मानते हैं, बड़ को कंट्रोल कर रहे हैं वो आप। तो मैं इस बजट को, हमारे सरकार के बजट को, हमारी वित्त मंत्री के बजट को बहुत ही अच्छा मानता हूँ। देश की आर्थिक स्थिति हमारी बहुत मजबूत है, मजबूत होंगे आप किसी को कर्जा दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। सभी आस पास से पड़ोसी देश से भूखे मर रहे हैं, सबको हम कर्जा दे रहे हैं। श्याम सुंदर जी का कंक्लूडिंग रिमार्क। एक तो इन्होंने पूछा, आइडिया जी को जवाब दे देता हूँ। मैं भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में था, अभी मेरे पास कारखाना है। आपने बोला आप हम लोग को फिगर दीजिए कितनी इंडस्ट्री है, आप खुद DIC से ले लीजिए ना। मेरी बात तो सुनिए, कितनी नई इंडस्ट्री आ रही है। पुराने जो है वो 90% तो मर चुके हैं, और जो है अच्छे चल रहे हैं उनको वो लोग दे ही रहे पैसे। बात तो सुनिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ आपको। आज के दिन जो सरकार ने जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम बनाया है, वो सिंगल पेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो कोई भी घर बैठ के निकाल सकता है। तो DIC के पास में फिगर नहीं है, एग्जैक्ट फिगर नहीं, मेरी बात मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना है। नहीं, आज इंडस्ट्री, आज अपने जगतपुर में, कटक में ले लीजिए, 5 इंडस्ट्री नहीं आ रही। कोई नया न तो आपका लैंड है, यहाँ नहीं आ रही इंडस्ट्री, यही तो बात है। तो आप जो नया वाला ही तो जाएगा बैंक के पास पैसा लेने के लिए, तो कहाँ से फिगर देंगे। दूसरी बात देखिए, मैंने आपके सामने हकीकत रखी है। ये जो 50 लाख हजार करोड़ से 1,70,000 करोड़ लोग पहुंचा, इसको किस घोड़े को बांध के कैसे नीचे लाएंगे। आप कोविड था, उसमें आपने ले लिया, एक्स्ट्रा मान लीजिए, उसके बाद तो 3 बरस निकल गए, फिर आपका हर साल बढ़ते जा रहा है। लास्ट ईयर 17 लाख करोड़, इस बार 18 लाख करोड़। तो उससे मन में हताशा होती है, समझ गए कि नहीं। आपने लास्ट ईयर भी तो 7.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया था, इस बार 10 लाख करोड़ दिया। नहीं, उसमें क्या एम्प्लॉयमेंट, वो ठीक बात है, बात समझे ना आप। इधर जो बोझा बढ़ा कितना होता है, ये जो बोझा बढ़ा रहे हैं, इससे मन में नहीं लगता कि कोई पॉलिसी पर। और दूसरी जो पुरानी पॉलिसी बना, स्मार्ट सिटी, अमुक सिटी, सब तो ड्रॉप करते जाते हैं। तो आने वाले दिन में भी अभी स्कीम जो बना रहे हैं उसको ड्रॉप करेंगे कि नहीं, क्या मन में। मेरे को इतना मालूम है, इस कटक में मेरे को रहते हुए 40 साल हो गए। मैं सपने में नहीं सोचता था कटक की काया ऐसी पलट हो जाएगी। क्या बात करते हैं आप डेवलपमेंट की। नाला था, गंदा नाला था, यहाँ बगल में बैठ कर लोग बाग ये करते थे। आज वहाँ वो सिंगापुर नहीं होगा ऐसा दोनों तरफ चमन बना दिया। आज एशिया का ना बड़ा का सबसे बड़ा यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है। आज बहुत बड़ा यहाँ पे ये बस स्टैंड बन रहा है। ये बस स्टैंड भी शायद इंडिया का सबसे बड़ा कैसा है, कहाँ का बड़ा बन रहा है, ये बस स्टैंड बन रहा है। यहाँ की रोडें देखिए, चार तक पेंटिंग हो गई हैं, पुलों के नीचे निकली, कितना आनंद आ रहा है। आज गलियों के अंदर में गाड़ियाँ डोल रही हैं, सुबह सुबह माइक लेकर घूमती हैं, कूड़ा डालिए कूड़ा डालिए, और घर घर से आपके कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। गली गली में सफाई हो रही है। स्मार्ट सिटी का बाप हो रहा है। आप जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, डेवलपमेंट इससे हम तो चलता रहा तो 2-4 साल में आप देखिए स्मार्ट सिटी से आगे निकल जाएगा स्मार्ट सिटी। मैं भुवनेश्वर की बात नहीं कर रहा, मैं कटक की बात कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम लोग सिंगापुर में, कहाँ आगे, कितनी जगह आगे। कटक की हालत हो रही है, मज़ा आ रहा है कटक को देख देख के। ये बहुत अच्छी बात है।
और ये हॉकी हुआ है, हॉकी में तो आप देखिए निकलेंगे आप ये जो नदी किनारे पे ऐसा लगेगा कहाँ से निकल रहे हैं आप। 1034 साल का शहर है कटक, मिलेनियम सिटी, और उसकी आपने काफी अच्छी तारीफ कर दी। वैसे उसके बारे में और नेगेटिव भी काफी है, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि बजट के ऊपर ये कटक की बात आ गई। वैसे चर्चा में कोई ये बजट से कनेक्टेड है, खर्चा आ रहा है, ये बजट हाँ, आप से लोग कनेक्टेड है, कटक के खर्चा कहाँ से आ रहा है, वासी हम कटक के वासी हैं। अच्छी बात है, जहाँ आप लोग रहते हैं उसकी चर्चा थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए, हुई है। हाँ, और बजट की आज की मैं सोचता हूँ बहुत सार्थक चर्चा हुई, इसके दूरगामी परिणाम अंदाज निकलेंगे और लोग भी, जो हमारे दर्शक हैं, पाठक, इनको भी बहुत अच्छा आनंद आएगा जब क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में बजट के ऊपर चर्चा 2023-24 के ऊपर जब वो लोग जुड़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बहुत अच्छा आनंददायक होगा। और आज आप लोग सब आए, इतनी संख्या में उपस्थित हुए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।